वहीं रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर उस शख्स ने अपने सामने एक 50 से 55 साल के आदमी को खड़ा पाया, जिनकी अभिव्यक्ति बेहद दमदार और शाही थी। उस आदमी ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसकी नजर उस शख्स की बाहों में मौजूद उस लड़की पर गई, जो इस वक्त नशे के कारण बेहोश थी। ये नजारा देखकर उस आदमी ने अपने सामने खड़े उस शख्स से सवाल किया, जो उस लड़की को अपनी बाहों में संभाले खड़ा हुआ था, आखिर यह सब क्या है और यह लड़की कौन है? अपने सामने खड़े उस आदमी को देखकर दरवाजे पर खड़ा हुआ वह शख्स एक बार उसकी गुस्से से लाल आंखों में देखता है, लेकिन फिर अपनी नजरें फेरते हुए बिना कोई जवाब दिए वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर चला जाता है। उस शख्स का यह बर्ताव उस आदमी के गुस्से को और बढ़ा देता है और वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखता रहता है। वहीं हॉल में खड़ा वह इंसान गुस्से में अपने दांत किटकाते हुए अपने मन में कहता है, आखिर यह लड़का अपने आप को समझता क्या है? तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े बॉडीगार्ड रुद्र पर गई। उसने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, रुद्र, इधर आए और हमें बताए कि आखिर वह लड़की कौन थी जिसे लेकर आपके बॉस यहां आए हैं। उस आदमी की बात सुनकर पहाड़ जैसे मजबूत रुद्र भी घबराते हुए सोचने लगा, आखिर मैं बड़े ठाकुर को क्या बताऊं कि बॉस के साथ वह मैडम कौन है? रुद्र इतना परेशान इसलिए था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके बॉस के साथ वह लड़की कौन है। रुद्र को चुप खड़ा देख बड़े ठाकुर ने उसे अपनी गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए कहा, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। महल के शांत माहौल में बड़े ठाकुर की बुलंद आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे सभी नौकरों का ध्यान उनकी ओर चला गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, मुझे माफ करें बड़े ठाकुर, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि बॉस के साथ वह लड़की कौन है। रुद्र की बात सुनकर बड़े ठाकुर ने अपना सिर निराशा से हिलाया और वहां से होते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। लेकिन तभी उन्होंने रुककर रुद्र से कहा, शौर्य से कहिए कि हम उन्हें स्टडी रूम में मिलना चाहते हैं, वह भी अभी। ये कहकर वे अपने कमरे में न जाकर स्टडी रूम की ओर बढ़ गए। वहीं दूसरी ओर वह शख्स उस लड़की को लेकर एक बेहद आलीशान कमरे के अंदर आता है और धीरे से उसे बेड पर सुला देता है। बेड पर लेटी हुई लड़की को गौर से देखते हुए उस शख्स के जहन में कुछ चल रहा था। वह धीरे से अपना एक हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ा रहा था कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनकर उसका वह हाथ जो उस लड़की के चेहरे को छूने ही वाला था, हवा में ही रुक गया। उस शख्स ने अपनी नजरें उस लड़की से हटाई और तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास जाकर उसने देखा तो वहां रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र ने अपने सामने खड़े शख्स को देखकर अपनी नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ करना सर, लेकिन बड़े ठाकुर नीचे स्टडी रूम में बुलाया है। रुद्र की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, तुम जा सकते हो। अपने बॉस के ये शब्द सुनकर रुद्र वहां से तुरंत चला गया। एक नजर अपने बेड पर सो रही उस लड़की को देखकर वह शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। स्टडी रूम के अंदर का माहौल काफी गंभीर था। एक तरफ किसी राजा की तरह बड़े ठाकुर शान से अपनी एंटीक चेयर पर बैठे हुए थे, तो वहीं उनके ठीक सामने अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बड़ी शान और घमंड से सोफे पर बैठा हुआ वह शख्स, जिसकी आंखों की गहराई किसी गहरे समुद्र की तरह थी, बेहद शांत बैठा हुआ था। बड़े ठाकुर ने गंभीरता से कहा, आखिर यह सब क्या चल रहा है? शौर्य, कह सकते हो कि वह लड़की जिसे तुम अपनी बाहों में उठाकर इस ठाकुर महल में लाए हो कौन है? उनके ये पूछने पर भी शौर्य, जो उनके सामने बैठा हुआ था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। शौर्य को कुछ न बोलता देख बड़े ठाकुर ने कहा, शौर्य, हम तुम्हारे पिता हैं और हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या तुम हमें जवाब देना जरूरी नहीं समझते? यह सुनकर शौर्य ने उनकी ओर देखते हुए कहा, यह हमारी जिंदगी है और हम नहीं चाहते कि आप हमारी निजी जिंदगी में दखल दें, फिर चाहे आप हमारे पिता ही क्यों ना हो। और वैसे भी आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वह लड़की कौन है और क्यों हमारे साथ है। यह कहकर शौर्य वहां से उठकर दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी बड़े ठाकुर गुस्से में उबलते हुए चिल्लाए, शौर्य, तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे पिता हैं और हमें पूरा हक है यह जानने का कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। यह सुनकर शौर्य ने एक अजीब सी मुस्कान लिए बड़े ठाकुर की ओर देखा और फिर कहा, पिता होने का हक अगर आप हमारे ऊपर न ही जताएं तो बेहतर होगा।
ये कहते हुए शौर्य के होंठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कहीं छुपा हुआ दर्द भी नजर आ रहा था, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। इसके आगे न तो शौर्य ने कुछ सुना और न ही कुछ कहा। वह सीधा तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। शौर्य को इस तरह से जाता हुआ देखकर बड़े ठाकुर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचे वहीं स्टडी रूम में खड़े रहे। चांदनी रात और बहती हुई ठंडी हवा, यह खूबसूरत नजारा किसी के भी दिल को सुकून देने के लिए काफी था। लेकिन इस वक्त इस खूबसूरत नजारे की ठंडक का भी शौर्य के जलते दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। कमरे की बालकनी में खड़े शौर्य ने एक नजर आसमान में चमकते चांद को देखा और फिर उसकी नजर कमरे के अंदर बेड पर सुकून से सोती हुई उस लड़की पर गई, जो खुद किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं लग रही थी। उसकी ओर देखते हुए शौर्य के होंठों से एक धीमी सी आवाज निकली, इनाया। अगली सुबह अक्सर लोगों की सुबह पंछियों की चहचहाहट से होती है। ठंडी ठंडी हवा से हिलते हुए कमरे के पर्दों से आती सूरज की सुनहरी किरणें हमारी प्यारी नींद को हमसे छीन लेती हैं। लेकिन इस तरह की सुबह तो कहानियों में काफी आम होती है ना? तो चलिए हम कुछ अलग करते हैं। अचानक गनशॉट की आवाज के साथ गहरी नींद में सोई हुई इंधराम की आवाज के साथ सीधा बिस्तर से नीचे फर्श पर गिर गई। आह, मेरी कमर। अचानक नीचे गिरने की वजह से इनाया के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दर्द से कराहते हुए अपने हाथों से कमर को सहलाने लगी। किसी तरह उसने खुद को उठाने की कोशिश की। जैसे तैसे खड़े होने के बाद उसने राहत की सांस ली, लेकिन कमर का दर्द अभी ठीक से खत्म भी नहीं हुआ था कि उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब मेरे सिर को क्या हो गया? ये सुबह सुबह क्यों फटा जा रहा है? इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मारिया आंटी, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। इतना कहते ही इनाया की नजर उस कमरे पर पड़ी जहां वह खड़ी थी। कमरे को देखकर उसके शब्द अधूरे रह गए। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए और मुंह पर हाथ रखकर उसने धीरे से कहा, ये मैं कहाँ हूं? कौन सी जगह है ये? और मैं यहां क्या कर रही हूं? डरते हुए उसने खुद को देखा, आगे, पीछे, ऊपर और नीचे। सब कुछ अच्छे से परखने के बाद उसने चैन की सांस ली। शुक्र है। इतना कहकर उसने खुद को शांत किया ही था कि एक कान फाड़ने वाली आवाज ने उसकी रूह तक कंपा दी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कसकर ढक लिया और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। डर से कांपते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये आवाज तो। इतना कहने की देर थी कि एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, जो उसे अंदर तक कंपकपाने के लिए काफी थी। उन गोलियों की आवाज से इनाया अपनी ही जगह पर जम गई थी। तभी किसी ने उसका कंधा छुआ और ये होते ही इनाया तेज चीख के साथ 2 फीट दूर उछल पड़ी। इनाया को इस तरह चीखता हुआ देख शौर्य, जो अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आया था, हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले शौर्य शूटिंग रेंज में अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये है वो महाशय जिनकी वजह से हमारी प्यारी इनाया इतना डर गई। उसे इनाया का ख्याल आने लगा, जिसकी वजह से वह अपने शूटिंग टारगेट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने अपनी शूटिंग प्रैक्टिस बीच में ही रोक दी और अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे में आकर जब शौर्य की नजर इनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक जगह पर डर से जमे हुए देखा। यह देखकर शौर्य को हैरानी हुई। वह तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? शौर्य ने इनाया से पूछा, लेकिन इनाया, जो इस वक्त गहरे सदमे में थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनाया की चुप्पी देख शौर्य ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। जैसे ही उसने इनाया का कंधा छुआ, इनाया डर से उछल पड़ी। इनाया को इस तरह डरते हुए देख शौर्य उसके पास गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। अब वो बेचारी क्या ही बताए, गलती तो आपकी ही है मिस्टर। इनाया ने शौर्य के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, दूर दूर रहो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोलो। यह कहते हुए उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। शौर्य की आंखों में हैरानी अब गुस्से में बदलने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे झंझोड़ते हुए बोला, होश में आओ तुम। शौर्य के झंझोड़ने और उसकी बात सुनकर इनाया ने अपनी भीगी पलकों को उठाया और पहली बार शौर्य को देखा। तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। इनाया अचानक शौर्य की बाहों में निढाल होकर गिरने लगी।
उसे यूं बेहोश होते देख शौर्य की गुस्से से लाल आंखें नरम पड़ गई और उनमें चिंता झलकने लगी। शौर्य ने तुरंत इनाया को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। उसने अपने फोन से डॉक्टर को कॉल कर तुरंत ठाकुर पैलेस आने के लिए कहा। कुछ देर बाद एक महिला डॉक्टर इनाया की जांच कर रही थी। जांच के बाद उन्होंने शौर्य से कहा, शौर्य ये अब ठीक है, शायद तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। शौर्य ने इनाया को देखते हुए पूछा, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स का क्या हुआ? डॉक्टर शालिनी, जो कि ठाकुर परिवार की फैमिली डॉक्टर थी, गंभीर स्वर में बोली, शौर्य, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बाहर चलकर बात करनी चाहिए। डॉक्टर को गंभीर होते देख शौर्य को अनहोनी का अंदेशा हो गया। उसने सहमति में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर चले गए। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले भाग के लिए कमेंट सेक्शन में अगला भाग जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।